नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूजीसी नेट हिंदी के तहत हिंदी उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कई उपन्यास समाप्त हो चुके हैं। अब एक दो तीन उपन्यास ही बचे हुए हैं। आज हम जिस उपन्यास को शुरू करेंगे उसे शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम उपन्यास पढ़ेंगे राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा रोचक उपन्यास है। पढ़ने पर इस उपन्यास को बहुत ही रोचकता का अनुभव होता है। यह जो उपन्यास है राग दरबारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सत्ता के दरबार में राग जो दरबार है, सत्ता का दरबार है, और उसमें जो भ्रष्टाचार का राग है उसी का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। अर्थात सत्ता के दरबार में भ्रष्टाचार का एक राग है यह उपन्यास। दरअसल जब यह उपन्यास लिखा गया था तो उस समय नेहरू जी का वही शासन था, इंदिरा गांधी शासन था, नेहरू जी का शासन काल समाप्त हुआ था। तो उस समय की राजनीति से लोगों का, जनता का जो मोह भंग था उसे दर्शाया गया है इस उपन्यास में। कैसे एक पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा शासन सत्ता का विरोध ना करके उसी के रंग में रंग जाते हैं, एक पढ़ा लिखा वर्ग उसी के रंग में रंग जाता है, इसी का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। यह जो उपन्यास है वो आज का यथार्थ दिखाता है। इस उपन्यास के बारे में हम विस्तार से आगे देखेंगे। यह उपन्यास 1968 ईस्वी में लिखा गया। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया यह उपन्यास राग दरबारी एक बृहद उपन्यास है जो आज़ादी के बाद लिखे गए उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीति पर आधारित यह उपन्यास व्यंग शैली में लिखा गया है। व्यंग का बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और राजनीति पर, खास तौर पे राजनीतिक व्यवस्था पर इसमें चोट की गई है। जो मुख्य चोट इसकी है राजनीतिक व्यवस्था पर है। कैसे राजनीतिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव, सब हर चीज़ को दिखाया गया है इसमें। उतार चढ़ाव के साथ साथ आज़ादी के बाद बदलते गांव और शहरी जीवन का इस उपन्यास में वर्णन किया गया। शुक्ल जी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण जीवन की समस्या तथा भारत की शिक्षा व्यवस्था को दिखाना था। आज के यथार्थ, यह जो उपन्यास है आज के यथार्थ को दिखाता है। तो आज के यथार्थ को दिखाता यह उपन्यास सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, खास तौर पर शिक्षा तथा ग्राम को केंद्र में रखता है। मतलब इस उपन्यास में हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, और ख़ास तौर पे दो क्षेत्र हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा ग्राम है। राग दरबारी कल का यथार्थ था। शायद तब लोगों को उसमें कल्पना की अधिकता लगी हो, लेकिन आज के भ्रष्ट समाज का आईना कहना इसे अनुचित नहीं होगा। यह जो उपन्यास है यह साठोत्तरी जो उपन्यास हैं, व्यंग उपन्यास परंपरा, उनमें इसको मील का पत्थर कह सकते हैं। और यह हिंदी के ऐतिहासिक यह जो हिंदी के उपन्यास हैं उसमें यह ऐतिहासिक उपलब्धि इसको कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यासों का यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। कहीं कहीं पे 70 मिलता है, 1970, तो दोनों डेट याद रखिएगा, 1969 या 70 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। यह एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी 1986 ईस्वी में सामने आया था। यह जो उपन्यास है इसका जो अनुवाद है वो अंग्रेजी सहित लगभग 16 भारतीय भाषाओं में अभी तक हो चुका है। 35 अध्यायों में या परिच्छेदों में इसको लिखा गया है।
1947 के बाद भारत के गांव में जन्मी विसंगति को दिखाता हुआ राग दरबारी एक कालजयी उपन्यास है। स्वयं श्रीलाल शुक्ल जी इसके बारे में कहते हैं कि राग दरबारी का लेखन 1924 ईस्वी के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में मुझे इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस तरह से स्वयं इसके प्रकाशन, इसके लेखन और इस पे जो पुरस्कार मिले उसके बारे में श्रीलाल शुक्ल जी ने खुद ही अपने शब्दों में कहा है। उपन्यास के केंद्र में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सटे एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज तथा उसी गांव में बने हुए एक कॉलेज छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज को रखा गया है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द पूरे उपन्यास में कथा घूमती रहती है। शिवपालगंज को केंद्र बनाकर आज़ादी के बाद भारत में हर तरफ व्याप्त अवसरवादिता, छल प्रपंच, राजनीति, अमानवीयता आदि को वर्णित किया गया है। इस गांव की जो कथा है वो आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्मलता के साथ दिखाती है। शुरू से अंत तक इतने निसंग और स्वदेश व्यंग्य के साथ लिखा गया यह जो उपन्यास है वो शायद हिंदी का पहला इतना विस्तृत उपन्यास है जो कि शुरू से अंत तक एक उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य को लिए हुए है। उपन्यास में जो कथा की शुरुआत होती है, कथा वस्तु की जो शुरुआत है वो शोध छात्र हैं रंगनाथ। वो जा रहे हैं शिवपालगंज अपने मामा के यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए वो अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। वहीं से कथा शुरू होती है और यह जो उपन्यास का समाप्ति है वो जब वो गांव से वापस शहर जाने लगते हैं तब कथा की समाप्ति होती है। उपन्यास के कथानक पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। शहर के किनारे शुरुआत होती है। शहर के किनारे पर एक नौजवान है रंगनाथ, किसी गांव जाने वाली सवारी गाड़ी की तलाश में खड़ा है। यह नौजवान MA इतिहास में कर चुका है और इसी विषय में शोध करना चाहता है। अचानक ट्रक देखकर वह खुश हुआ और उसी दिशा में चल पड़ा। यही नवयुवक जो है वो उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसमें गांव जाने के साथ कहानी शुरू होती है और कैसे आगे चलती है कहानी, इसी के समानांतर वो हमें देखने को मिलता है। वो गांव जा रहा है क्योंकि वो अस्वस्थ था, थोड़ा खान पान ठीक हो जाएगा, गांव की थोड़ी आबो हवा लग जाएगी उसे, तो इसीलिए वो अपने मामा के यहाँ जा रहा है। और उसकी ट्रेन छूट गई थी, इसी वजह से वो खड़े होकर किसी सवारी का इंतज़ार करता। और ट्रेन क्यों छूट गई? क्योंकि वो समय पर आ गया। ट्रेन जो थी वो समय पर आ गई। इसी लाइन पे भी हमें व्यंग देखने को मिलता है। उसकी ट्रेन इसलिए छूट गई क्योंकि ट्रेन समय पर आ गई थी। इस गांव में क्या है कि उसके जो मामा हैं वो बैद जी के नाम से मशहूर हैं। उनके 2 बेटे हैं, बद्री पहलवान और रुक्मन बाबू, जो कि उनके राजनीति सत्ता के उत्तराधिकारी हैं। हर राजनीति के दांव पेच बैद्यनाथ जी जानते हैं। गांव में एक छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। प्रबंधक वैद्य जी हैं। इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो सभी अध्यापकों को अपनी खेती समझते हैं, लेकिन खन्ना मास्टर जैसे लोग कभी कभार इस पर विरोध भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर विरोध नहीं कर पाते क्योंकि प्रिंसिपल पर वैद्य जी का हाथ है। और लास्ट में खन्ना मास्टर इतना विरोध करने के बावजूद भी हार मान लेते हैं। इसी गांव में राजनीति में गांव का एक दूसरा गुट भी है, जिसमें सनीचर हैं, लंगड़ हैं, अन्य पात्र भी हैं। तो राजनीति का एक दूसरा गुट है। कहानी का जो केंद्र है वो व्यवस्था में जड़ जमा चुकी अनैतिकता को रखा गया है। वैद्य जी शिवपालगंज की जो पंचायत है, जो कॉलेज की प्रबंध समिति है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीनों के वो सूत्रधार हैं। वो कहाँ कहाँ पर अपना परचम लहराए हैं। शिवपालगंज की पंचायत के भी प्रमुख,
कॉलेज की प्रबंध समिति के और साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी सूत्रधार हैं। इसमें यह जो उपन्यास है, फिर इसमें धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि कैसे गरीबों का शोषण होता है, कैसे बैद्यनाथ जी उनका दोहरा चरित्र है वो देखने को मिलता है। कैसे कि जो ये रंगनाथ है, जब ये देखता है कि अन्याय हो रहा है दूसरे लोगों के साथ, जनता के साथ, गरीबों के साथ, तो वो उनसे उस अन्याय के खिलाफ लड़ने को भी कहता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता और लास्ट में वो हार मान लेता है। तो यही इसी पूरे कथा वस्तु पर जो है चलता है, इसी तरह उपन्यास चलती है। इसके बाद इस उपन्यास में जो है वो मध्यम वर्गीय, यहाँ पे मध्यम युगीन होगा, मध्यम युगीन मानसिकता पर व्यंग किया गया है। वैद्य जी जैसे चरित्र को गढ़कर शुक्ल जी ने भारत के हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा विसंगति को उभारा हुआ है। इस उपन्यास में हमें आदर्शवाद तथा यथार्थवाद के मध्य खींचतान को देखने को मिलता है। कैसे यथार्थवाद और आदर्शवाद के मध्य खींचतान मची हुई है इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है, किंतु अंत में जो होती है वो हार आदर्शवाद की ही होती है। क्योंकि क्या होता है कि शहर का एक पढ़ा हुआ नौजवान जब किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है, इसमें जो आदर्शवाद है वो रंगनाथ के माध्यम से दिखाया गया है और यथार्थवाद जो है वो गांव में फैले हुई विसंगति है। तो जो शहर का पढ़ा हुआ नौजवान है रंगनाथ, जब वो किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है तो उसे हर एक संस्था भ्रष्ट लगती है। वह हर समय यही कोशिश करता रहता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए, अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश भी करता है, जनता से भी बोलता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। और फिर क्या होता है, उपन्यास के अंत में वो गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। तभी गांव में क्या होता है कि कुछ लोग उसे कहते हैं जाते समय, जाओगे कहाँ, तुम्हें हर जगह यही मिलेगा। एक अन्य पात्र के माध्यम से उसे उपन्यास के अंत में जब वो छोड़ने को सोचता है तो कहा गया है कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इस तरह से बहुत ही गहरा व्यंग है जो आज के संदर्भ में भी देखने को हमें मिलता है। इस लाइन पर रंगनाथ सोचता है, क्या छोटे बड़े रूप में हर जगह शासन ऐसे ही चलता है, चाहे वो बड़े स्तर पर हो राजनीति में, या फिर चाहे वो एक छोटे से गांव में जो शासन है वो हो, चाहे देश का शासन हो चाहे गांव का शासन हो, क्या हर छोटे बड़े हर जगह पर शासन ऐसे ही चलता है, क्या हर जगह ही बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है सच में? तो इस प्रश्न के साथ में यह उपन्यास समाप्त होता है। तो इसमें यही दिखाया गया कि जो आदर्शवाद है कितना ही वो यथार्थवाद से टकराए, लेकिन हार जो होती है वो अंत में आदर्शवाद की ही होती है। इसके साथ इस उपन्यास में भूमंडलीकरण, बाजारीकरण तथा उदारीकरण के चक्की में पिसते हुए गांव का चित्रण किया गया है। सलीगढ़ी परंपराओं तथा अंधविश्वास पर भी व्यंग है। स्वतंत्र देश की नवीन व्यवस्थाओं का जो नारों के रूप में मात्र जिंदा है, जो आज़ाद भारत है उसमें जो नई नई व्यवस्थाएं हैं और उनका जो नए नए नारे हैं लोगों के सुधार के लिए, विकास के लिए, जो सिर्फ मात्र नारों में ही जिंदा हैं, उन्हीं का गहरा मजाक इस उपन्यास में उड़ाया गया है। आज़ाद भारत में चल रहे विकास संबंधी कार्य में सरकार तथा नौकरशाही वर्ग की बेईमान नियत को दिखाया गया, जो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिकता को लिए हुए है। गोंडा के रिक्शे वालों के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण जीवन में रिक्शे वालों की मानवीय संवेदनाओं को भी इस उपन्यास में उभारा गया है। शिक्षण संस्थानों में नियुक्त अयोग्य शिक्षकों तथा छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के शोषण को भी दिखाया गया।
इसमें जो इंटर कॉलेज है छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज, उसमें वैद्य जी पढ़ाते हैं। वैद्य जी पढ़ाते हैं और इतिहास पढ़ाते हैं। और जो शिक्षक हैं इसमें इनकी एक आटा चक्की भी है। अब आटा चक्की भी चलाते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में। और अगर अचानक से बिजली आ गई तो वो क्लास छोड़कर पहले अपना आटा चक्की संभालने चले जाते हैं। तो एक तरीके से व्यंग के रूप में यह बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके साथ जब वो चले जाते हैं तो क्लास खाली हो जाती है। और शिक्षक के अभाव में प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास में समेटने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमें 2-3 जगह पर यह प्रकरण देखने को मिलता है। एक जगह पर ये 9वीं की कक्षा को जो होती है, 10वीं शायद 7वीं की कक्षा होती है, उसे 9वीं की क्लास में बैठाने की बात करते हैं एक टीचर से। और जो प्रिंसिपल होते हैं वो उनके कुछ शब्द हैं जो कि एक व्यंग को दिखाते हैं। कहते हैं सरकार, वो कहता है कि टीचर की कैसे पढ़ेंगे, 9वीं क्लास वाले कैसे 7वीं की क्लास में बैठकर पढ़ेंगे। वो 7वीं में पढ़ाता रहता है वो, तो प्रिंसिपल आके बोलते हैं कि 9वीं में आप 9वीं वालों को भी, आप 9वीं कक्षा वालों को भी आप अपनी क्लास में बैठा लीजिए। तो जब कहता है कैसे पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं प्रिंसिपल कि सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवी, जब एक बस बिगड़ जाती है तो पीछे आने वाली दूसरी बस में उनको बैठा दिया जाता है। इन लड़कों को भी उसी तरह से अपनी दर्जा में बैठा लो। इसी तरह से एक बार क्या होता है कि 10वीं की कक्षा को 12वीं के साथ बैठाने की बात होती है। तब जब फिर से शिक्षक मना करता है, तब प्रिंसिपल कहते हैं कि जिस तरह से अपर और लोअर क्लास में यात्री एक ही बस में सफ़र करते हैं, उसी तरह लड़के भी साथ साथ पढ़ लेंगे। तो इस तरह से शिक्षण संस्थानों में जो अयोग्य शिक्षक हैं और कैसे वैद्य जी जैसे लोगों के माध्यम से शिक्षकों के साथ शोषण और साथ साथ छात्रों के साथ भी शोषण हो रहा है, इस उपन्यास में दिखाया गया है। पुलिस अपराधी तथा सत्ता वर्ग का गठजोड़ इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। पुलिस अपराधी तथा सत्ता का गठजोड़ भी इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है, जिस पे कुछ लाइनें हैं उसके माध्यम से। थाने के सामने एक नंग धड़ंग लंगोटधारी भंग गोट रहा है। वह अकेला सिपाही 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहीं से वह 20 गांवों के अपराध को रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो पता लगा सकता है तथा अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। मतलब अगर अपराध हुआ है तो उसे रोकेगा और अगर नहीं हुआ है तो उसे करा भी सकता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। इस उपन्यास को ओज की जिंदगी का दस्तावेज भी कहा जाता है। उपन्यास में जो क्रमबद्ध कथा के स्थान पर अनेक छोटी बड़ी कथाओं को जोड़ा गया है। इसमें अवधी भाषा का रूप हमें देखने को मिलता है। इस उपन्यास में अवधी भाषा का रूप हमें देखने को मिलता है, जिसमें साथ साथ हमें खड़ी बोली और भोजपुरी भी कहीं कहीं दिख जाती है। इसमें अंग्रेजी मुहावरों तथा लोकगीतों का वर्णन तथा मिथकीय शिल्प और देशज मुहावरों को भी गढ़ा गया है। व्यंग्य प्रतीकों का प्रयोग है तथा इस उपन्यास को रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास के पात्रों में मुख्य रूप से आते हैं वैद्य जी। वैद्य जी हैं, उनके पुत्र हैं बद्री पहलवान। विस्तार से पात्रों के बारे में देख लेते हैं। वैद्य जी जो हैं वो गांव की राजनीति के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। ये जो वैद्य जी हैं वो कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। आदि से लेकर अंत तक या केंद्र में हैं। इनका दोहरा चरित्र हमें उपन्यास में देखने को मिलता है। वैद्य जी जो हैं ये मुंह में प्रेम प्यार की बातें, अहिंसा, गीता की बड़ी बड़ी उक्तियां एवं उपदेश देते हैं।
ये जो वैद्य जी हैं यह हर उस व्यक्ति के प्रतीक हैं जो राजनीति तथा शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ की कठपुतली समझता है तथा स्वार्थी, तिकड़मी, धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता आदि गुणों से युक्त हैं। इनकी कथनी और करनी में भेद है। हमेशा इनके मुंह से गीता के वचन निकलते हैं, लेकिन ये अंदर से एकदम भ्रष्ट हैं। कहते नहीं मुंह में राम बगल में चूड़ी, तो उस पंक्ति को ये एकदम चरितार्थ करते रहते हैं। लेखक ने इनके माध्यम से, वैद्य जी के माध्यम से स्वार्थी, सत्ता लोलुप और दिखावे के जो संत होते हैं उन्हीं ऐसे ही लोगों का सजीव चित्रण खींचा है। जो आज के ज़माने में स्वार्थी, सत्ता लोलुप और दिखावे के संत हैं उनका सजीव चित्रण खींचा हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारी हर युग में रहेंगे। लेखक ने इसके संदर्भ में कहा भी है कि वैद्य जी जैसे लोग थे और रहेंगे। तो इसके माध्यम से वैद्य जी के बारे में पता चलता है कि वो कितने बड़े मास्टर माइंड हैं इस उपन्यास में। और पूरी कथा इन्हीं के ही इर्द गिर्द चलती है, इन्हीं के ही माध्यम से पूरी गांव की राजनीति होती है। बहुत ही तिकड़मी किस्म के ये इंसान हैं। इनके जैसा पहले की ही जिक्र किया, ये इंटर कॉलेज में, छंगामल इंटर कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं और इनकी आटा चक्की है। जब बिजली आ जाती है तो ये अपनी क्लास छोड़कर अपना आटा पिसवाने चले जाते हैं, अपनी आटा चक्की संभालने चले जाते हैं। अगले पात्र के रूप में हमें इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं वैद्य जी के बड़े बेटे बद्री पहलवान। इन्हें पहलवानी का शौक है, पिताजी के अन्याय में उनका साथ देते हैं। छोटे बेटे हैं रुप्पन बाबू, जो कि कॉलेज के छात्र नेता हैं, वो भी एक रंगीले छात्र नेता, कई सालों से ही 10वीं की कक्षा में हैं। गांव की राजनीति में भाई शामिल हैं। उस हिसाब किताब के बहुत पक्के हैं, गणिता के रूप में, तो इसलिए गांव का समुदाय जो होता है इनका सम्मान भी करता है। अगले पात्र हैं प्रिंसिपल साहब, जो कि चाटुकार हैं, चुगलखोर और बहुत ही चालाक किस्म के इंसान हैं। जोगनाथ हैं, वो स्थानीय गुंडा हैं, नशे के आदी हैं, एक नशेड़ी हैं। सनीचर के माध्यम से भारतीय राजनीति में दलितों के प्रवेश को दिखाया गया है। सनीचर क्या है कि वैद्य जी के हाथ का कठपुतली है, उनका नौकर है। इसका नाम जो रहता है, मूल नाम वो मंगल दास रहता है। वैद्य जी से बाद में प्रधान भी बना देते हैं। लंगड़ है, जो कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है, लेकिन अंत में कुछ कर नहीं पाता, बेचारा हार जाता है। बेला एक उपन्यास पात्र है। उपन्यास में स्त्री एक मात्र स्त्री पात्र है, जो कि एक स्वच्छंद स्त्री है के रूप में हमें देखने को मिलती है। इनका जो संबंध है वो वैद्य जी के पुत्र, दोनों पुत्रों रुप्पन बाबू और बद्री पहलवान दोनों के साथ चलता है, लेकिन अंत में कुछ भी इनके हाथ में नहीं आता। तो इस तरह से यह एक गयादीन, इनके पिता का नाम था, गयादीन की कुमारी कन्या है। यह अकेली पात्र हैं, महिला पात्र हैं इस उपन्यास में। अगले पात्र हैं खन्ना मास्टर, जो कि ईमानदार व्यक्ति हैं, शोषित अध्यापक हैं। प्रिंसिपल और वैद्य जी जैसे लोगों के कारण इनका शोषण होता है। यह अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इनकी कुछ चलती नहीं है। अगले मुख्य पात्र के रूप में हमें दिखते हैं जो कि रंगनाथ के माध्यम से ही युवा वर्ग का गांवों के प्रति होने वाले मोह भंग की दशा को दिखाया गया है। रंगनाथ जो है वो पढ़े लिखे वर्ग का प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से भारत की वर्तमान शोध पद्धति को कटघरे में भी खड़ा किया गया है। यह वैद्य जी के भतीजे हैं, 5-6 महीने के लिए गांव आए हुए हैं। शिक्षित व्यक्ति के आंखों से गांव की दयनीय स्थिति को
इस उपन्यास में दिखाया गया है इस रंगनाथ जैसे पात्रों को गढ़कर। अन्य पात्रों के रूप में हैं गठरी, चुरई, रामादीन, भीम, खेड़वी, ये तो हो गए हैं। हाकिम, इदरीस, रामचरण, ठाकुर, बलराम सिंह, राधेलाल, राय, जोगनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस उपन्यास में। इसमें सर्वत्र नकारवादी स्वर में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नेहरू वर्ग में राजनीतिक मोहभंग, व्यक्तिगत कुंठा, हताशा, संत्रास आदि तत्वों को उभारने का प्रयास किया गया है। शुक्ल जी के सिद्धांत, विद्रोहों के सामंजस्य को भी इस उपन्यास में दिखाया गया है, जैसे अभिजात्य तथा अभिजात्य वर्ग बनाम भदेश, सार्वदेशिक बनाम स्थानीयता। तो इसके माध्यम से शुक्ल जी के विद्रोहों का सामंजस्य भी इस उपन्यास में दिखता है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खान पान, पहनावा आदि का भी विनोदपूर्ण वर्णन इस उपन्यास में दिखता है। इस उपन्यास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का भी वर्णन है, जिसमें बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिल सकती है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य अंतर्द्वंद को भी दिखाया गया है। शिक्षा संस्थानों और उनमें चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम को लेकर जो राजनीति होती है उसका भी वर्णन इस उपन्यास में किया गया। साथ ही साथ भारतीय शासन प्रणाली में जो घूस लेने की प्रथा है, जो घूस की व्यापकता है, उसका वर्णन भी हमें उपन्यास में देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्वतंत्रता, जनतंत्र, न्यायपालिका, विकास, पंचायत, सहकारी संस्थान सब में किस तरीके से स्वार्थ विद्यमान है वह भी इस उपन्यास में दिखता है। क्लर्क वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राजनीति में माफिया वर्ग का भी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। इसके साथ ही अंतरजातीय विवाह का वर्णन भी इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस उपन्यास के बारे में कुछ लेखकों के महत्वपूर्ण कथन हैं। मधुरेश, इन्होंने कहा है कि राग दरबारी अपनी संरचना में बहुत कुछ एक ऐसे चमत्कारी झोले की तरह है जिसमें लेखक ने रास्ता चलते सब कुछ उठा लेना चाहा है। अगले हैं रविंद्रनाथ त्यागी, वो कहते हैं कि राग दरबारी जो है वो ग्राम की कथा है। उन्होंने कहा है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। डॉक्टर गोपाल राय इस उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी है। यह उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम्य विकास तथा गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद भी घिसट रही है। अगले हैं अरुण कमल जी, वो कहते हैं कि राग दरबारी समाप्त करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नरक की यात्रा से लौटा हूँ, जिसे लोग तीर्थ यात्रा मान रहे थे। श्री लाल शुक्ल का सबसे बड़ा काम यही है कि उन्होंने भारतीय ग्राम के सनातन मिथक को तोड़ा है, अर्थात कि गांव के लोग जो होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, इसका जो सनातन मिथक है उसको तोड़ा है। इस उपन्यास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, व्यंग्य पंक्तियां। इस पहली है, वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। तो इसके माध्यम से व्यंग्य देखने को मिलता है। और अन्य पंक्ति हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। शिक्षा पद्धति के बारे में व्यंग्य दिखता है यहाँ पर। शोध के संबंध में कहा गया है कि कहा ना कि घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाले भी समझें कि मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाले भी समझें कि मैं बकवास कर रहा हूँ। स्टेशन बैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है, रौब के लिए अंग्रेजी की। यहाँ अंग्रेजी भाषा पर का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। गालियों का जो मौलिक महत्व है वो आवाज़ की ऊंचाई में है। यह सब व्यंग्य कथन है, इस उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। प्रिंसिपल साहब उसकी तरफ देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बाभन हैं, हम भी बाभन हैं, नमक से नमक नहीं खाया जाता है। अगली पंक्ति है, पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गौरक्षक जूते का
प्रयोग करना चाहिए। अगली पंक्ति है, हमारे इतना पढ़ लेने के बाद भी पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। अगली पंक्ति है, भाखड़ नागल बांध को देखकर वे कहते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुन लिया है। अगली पंक्ति है, जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं बचता, वह अपने आप में ही खत्म हो जाती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अन्य पंक्ति है, अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। कुछ अन्य पंक्तियां हैं, जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों से ज़्यादा बोलने देता है, वहीं खुद कम बेवकूफ़ बनता है और दूसरे को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। अगली पंक्ति है, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दरोगा जी उनकी इज्जत करते हैं और वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगली पंक्ति कही गई है इस उपन्यास में, महत्वपूर्ण पंक्ति है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो इजाद है वो दीवानी की अदालतों से हुई है कि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरें कि उनका मुकदमा पड़ा रहा। इसके सहारे वे चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे की जो सुनवाई है, मुकदमे की फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। इसके माध्यम से न्यायपालिका न्याय व्यवस्था में कैसे लंबित मुकदमों तथा उनकी कार्य पद्धति पर व्यंग किया गया है। अन्य पंक्तियाँ, एक पंक्ति है, तुम्हारा गियर भी हमारे देश की हुकूमत जैसा है, अर्थात जब कभी कम कभी धीमे कभी तेज, इस तरह से जो राग दरबारी उपन्यास है वो समाप्त हुआ। इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, कथन, महत्वपूर्ण कथन तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में थोड़ा सा कथानक पर भी चर्चा की गई है। यह जो उपन्यास है इसके माध्यम शुक्ल जी ने आज का भविष्य तय किया हुआ है और जो कि वास्तव में हमें सच साबित होता है। इस तरह से यह उपन्यास समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।